चैटबॉट क्या होता है उसके बारे में किसी ने पूछा है। तो चैटबॉट बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। अभी जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं, सामने वाला आपका फोन उठाता है। अब ये होगा कि रोबोट आपको कॉल करेगा और आप उससे बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान और मशीन के बीच का संवाद जो है चैटबॉट है। ये वर्तमान युग की बिल्कुल नई अवधारणा है और इसको सरकार में और सभी जगह पर बहुत तेजी से इंप्लीमेंट किया जाने लगा है। आप इसके बारे में और डिटेल्स यूट्यूब पर और गूगल पर पढ़ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दें। देखिए ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, ये सभी जगह पूछा जाता है। हम कोई नौकरी क्यों करना चाहते हैं ये हमको बड़ा क्लियर होना चाहिए, उस नौकरी पर डिपेंड करता है जिस नौकरी को आप चूज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछें कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, तो हम बताते हैं कि यदि मान लीजिए मैं डॉक्टर बनता हूं तो मैं पूरी जिंदगी भर लोगों का इलाज ही करूंगा। यदि मैं इंजीनियर बनता हूं तो मैं पूरी जिंदगी भर सड़कें बनाता हूं। यदि मैं वकील बनूंगा तो मैं पूरी जिंदगी भर वकालत करके फैसले सुनूंगा या सुनाऊंगा। लेकिन यदि मैं एक आईएएस अफसर बनता हूं, यदि मैं सिविल सेवा में जाता हूं, तो मैं विविध प्रकार के कार्यों को कर सकता हूं। एक ही समय में मैं एग्रीकल्चर भी देख सकता हूं, मैं ग्रामीण विकास भी देख सकता हूं, मैं इंजीनियरिंग भी देख सकता हूं, मैं सब तरह के काम कर सकता हूं। तो इस कार्यों की विविधता, कार्यों की इस कार्य की प्रतिष्ठा मुझे इसकी तरफ खींचती है और सरकार के साथ काम करने का अवसर मुझे इसकी तरफ खींचता है। जनरली लोग ऐसे आंसर देते हैं, मैं देश सेवा के लिए आना चाहता हूं, मैं समाज सेवा के लिए आना चाहता हूं। ऐसे उत्तरों से कोई इंप्रेस नहीं होता। आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि आप क्यों आना चाहते हैं। इस तरीके से यह आंसर बड़ा नौकरी स्पेसिफिक है। जिस तरह की नौकरी है उस तरह का आंसर बनेगा। इंटरव्यू में जो झिझक होती है उसको कैसे दूर किया जाए। बेसिकली झिझक है आप में आत्मविश्वास की कमी, और इस झिझक के कारण आप देखना कई लोग ऐसे होते हैं जो आंखें नहीं मिला पाते। जब सामने कोई व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा हो, आप आंख मिला करके उत्तर नहीं देते। आप जो है अपना उत्तर हमेशा आंखें नीची करके देते हैं। आंखें नीची करके आप उत्तर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आंखें नीची हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम में आंख मिलाने की ताकत नहीं है। हम में आंख मिलाने की ताकत क्यों नहीं है, क्योंकि या तो हमको चीजों के उत्तर नहीं आते या फिर हम बहुत डरे हुए हैं। तो देखिए, आप बाकी चीजों के कारण अपना डर कम घटा सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप बहुत गरीब परिवार के हैं, तो यह डर बहुत जल्दी जाएगा नहीं आपके मन से। लेकिन यदि आपको यह पता है कि आपको नहीं आती कोई चीज और यदि आपको आ जाती है, तो आपका डर बिल्कुल चला जाएगा। तो कोशिश करिए कि जिन चीजों में आप अपना डर भगा सकते हैं वहां से अपने डर को रफू चक्कर करिए, तब जाकर के आपकी झिझक दूर होगी। जब भी कोई आप प्रश्न सुनते हैं, किसी ने आपसे प्रश्न किया, तो तुरंत उत्तर देने के लिए मत भागिए। 1 सेकंड का 2 सेकंड का पॉज लीजिए और फिर उत्तर देना शुरू करिए। आप देखेंगे आपके अंदर से विचार आना शुरू हो जाएंगे। Is it wrong to ask for the answer to a question the interviewer asked if you don't know? मैंने बता दिया आपको कि आपको उत्तर नहीं मालूम है, तो आप विनम्रता से मना कर सकते हैं। हॉबी को कैसे निर्धारित करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर कितना टाइम है हमारे पास? हॉबीज के बारे में देखिए क्या होता है, कई लोग बड़े इन मामलों में बड़ी स्मार्टनेस कर देते हैं। कई लोगों को लगता है कि यार मैं कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी हॉबी बता दूंगा तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे या कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी हॉबी बता देते हैं लेकिन उसकी तैयारी नहीं करते। जैसे मैंने क्या किया, जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैंने कहा कि साहब मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है, मेरी हॉबी है। अब इंटरव्यू करने वाले ने मेरे से पूछ लिया कि साहब एक बात बताइए कि इस फील्ड में एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिसने ऑब्जर्वेशन पर एक बुक लिखी, आप उस बुक का नाम बताइए। अब मेरे तोते उड़ गए, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था कि उस बुक का नाम क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि साहब आपको पता होना चाहिए जो आप हॉबी बता रहे हैं, पहली चीज वो एक्चुअल में आपकी हॉबी होनी चाहिए। और हॉबी क्या होती है, हॉबी किसको कहते हैं? हॉबी उस चीज को कहते हैं जिसको करते समय हम दिन रात सुबह शाम को भूल जाते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा जब तक हम वो काम करते हैं तब तक हम उसमें इतना रम जाते हैं कि हमको और कुछ नहीं सूझता। और जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो हम डबल ऊर्जा के साथ बाहर निकलते हैं। वो एक्चुअल में आपकी हॉबी है। बाकी सब आपकी हॉबी नहीं, बाकी कचरा है। तो एक्चुअल हॉबी को पहचानिए कि आपकी सच में हॉबी है क्या, वो आपको पता होना चाहिए और वही बोलिए। वहां पर जाकर के यदि आपने अपनी शेखी भगारी, वो दूसरा क्वेश्चन आपके ऊपर ऐसा दागेंगे कि आप उत्तर ही नहीं दे पाओगे। इसलिए सही हॉबी को बताइए और उस हॉबी के बारे में पढ़ करके जाइए। राइट।
डॉक्यूमेंट की फाइल लेकर के जाते हैं तो उसको कहां रखना चाहिए। देखिए, आपको मैं एक चीज ये बता देता हूं, क्या होता है हम लोगों में, हमारे भारतीय लोगों में एक बड़ी प्रॉब्लम है। भारतीय लोगों में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सलाह बहुत लेते हैं लोगों से, क्योंकि यहां सलाह मुफ्त में मिलती है, तो इतनी सलाह लेते हैं। विदेशों में सलाह का पैसा लगता है। आपसे यदि आप अमेरिका में चले जाओगे और एक एडवोकेट से आपको सलाह लेनी है, तो वो एक एडवोकेट $300 पर आवर लेता है उसका, ऐसी फोकट में सलाह नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, इंटरव्यू में जाने से पहले 1000 लोगों से सलाह लेते हैं। तो एक आदमी आपको बोलता है, अरे इंटरव्यू में जाओ तो फाइल ऐसी रखनी चाहिए, वो बोलेगा नहीं इंटरव्यू में जाओ तो फाइल ऐसी रखनी चाहिए, वो बोलेगा नहीं इंटरव्यू में जाओ तो हाथ ऐसे रखने चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं इंटरव्यू में जाओ तो हाथ बांध करके रखनी चाहिए। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें। मेरा कहना है नथिंग डूइंग, इन सब बातों के ऊपर भरोसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू के समय में हमें केवल वो करना चाहिए जो दो चीजों को इंश्योर करता हो। पहला, जिससे हमारा आत्मविश्वास नहीं डोले, और दूसरा, जिससे हमारी विनम्रता कम नहीं हो। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारी विनम्रता कम होती हो। जैसे हम जब बैठे हैं तो बैठते समय यदि हम दोनों हाथ टेबल पर ऐसी मुट्ठी बांध करके बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई आप कोई दादागिरी दिखाने के लिए आओ, नहीं करना है ऐसा। तो आप अपने शानों पर अपने हाथ रख सकते हैं, आप अपनी फाइल को अपनी शानों पर रख सकते हैं, आप अपनी फाइल को टेबल पर किराने पर करीने से रख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। जैसे भी रखें, डिसेंटली रखें, धीरे से रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइल पटक दी अपन ने। आप बैठ रहे हैं कुर्सी पर, तो कुर्सी जब पीछे करते हैं तो आवाज नहीं होनी चाहिए तेज, ये ध्यान रखना है आपको। कुर्सी आप आगे रखें पीछे रखें, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप जब कुर्सी पर बैठते हैं तो पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं या दोनों पैर खुले रख के बैठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला आपके पैर देखने नहीं आ रहा वहां पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने कंफर्टेबल हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन चीजों को आपको देखना चाहिए, हमारा कंफर्ट लेवल, हमारी विनम्रता और हमारा आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए। बाकी और किसी चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं यदि, और हम जाते हैं कई जगह मॉक इंटरव्यू लेने के लिए, हमको बुलाया जाता है तो हम बिल्कुल जाते हैं, हम लोग लेते हैं। सो नेक्स्ट, एक मिनट, यस, एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि साहब यदि मुझे एमएनसी में इंटरव्यू देना है, मल्टीनेशनल कंपनी में, और मल्टीनेशनल कंपनी वालों को अंग्रेजी तो आती नहीं है उनको, तो अब मैं हिंदी में इंटरव्यू कैसे दूं भाई। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, बड़ी सही प्रॉब्लम है। अब देखिए इसके 2-3 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन ये है कि यदि, देखिए सारी चीजें आपकी करियर डिजाइन से लिंक होती हैं। यदि हमने पहले से तय कर लिया है कि हमको कहां जाना है, हमको प्राइवेट नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, हमने देख लिया है कि यार हमको एमएनसी में जाना है। अब यदि आप एमएनसी में जाते हैं तो आपको मालूम है कि उसका नाम ही है मल्टीनेशनल कंपनी, यानी वो अनेक देशों में अपना काम करती है। तो ऐसी कंपनियां जनरली ये अपेक्षा रखती हैं कि आपकी कम से कम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, जो कि इंग्लिश है। तो हमको ये करना चाहिए कि यदि हमारा लक्ष्य पहले से है तो हमको ये तैयारी करनी चाहिए कि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो, और तब जाकर ही आप उस एमएनसी में इंटरव्यू को अच्छे से फेस कर पाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि यदि कई बार ऐसा होता है कि एमएनसी जो है, हर बार ऐसा नहीं होगा कि विलायती लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। कई बार ये होता है कि उसके इंडियन हेड आपका इंटरव्यू लेते हैं, उसके जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है आपका इंटरव्यू लेते हैं, उनके सामने तो आप बड़ा क्लियरली कह सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आजकल ट्रांसलेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। यदि आप हिंदी में भी बोलेंगे सामने वाला उसको ट्रांसलेट कर लेता है, लेकिन यहां पर ये उतना कारगर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यदि मुझे मल्टीनेशनल में काम करना है तो हो सकता है कि आज आपको वो भारत से ब्रिटेन भेज दें काम करने के लिए, और आप ब्रिटेन में लोगों से हिंदी में बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहां पर आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आपकी कम से कम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होनी ही चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपको यदि मल्टीनेशनल में जॉब करनी है तो हमारी जो यूनाइटेड नेशंस की जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, जर्मन, मैंड्रिन, ऐसी लैंग्वेजेस में से भी एक लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए ताकि आप बहुत अच्छा वहां पर कर सकें। राइट, ओके। इसके बाद बिल्कुल एसएसबी का इंटरव्यू आप हिंदी में दे सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एग्जाम और इंटरव्यू के टाइम में किस्मत पर बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए काबिलियत पर बिलीव करना चाहिए।
किस्मत पर आप बिलीव करो ना करो, आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं ना। आप उस पर भरोसा करो, भरोसा नहीं भी करो, किस्मत आपके हाथ में थोड़ी है। जो चाहे वो करें आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किस्मत आपसे भरोसा नहीं मांगती, पुरुषार्थ आपसे भरोसा मांगता है। तो इसीलिए अपने भाग्य पर भरोसा करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। नहीं करो तो कुछ नहीं, करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका परिश्रम और आपका पुरुषार्थ आपके कंट्रोल में है, आपको केवल उसी पर भरोसा करना चाहिए। कम बोलना अच्छा है क्या? देखिए अगेन बात वही है कि कम बोलना और ज्यादा बोलना दोनों के बीच का रास्ता है काम का बोलना। यदि हम अपने काम की बात जो हमको पहुंचाना है वो सही तरीके से कर पा रहे हैं तो कम शब्द भी अच्छे हैं, और यदि हम काम की बात नहीं बोल पा रहे तो ज्यादा शब्द बोलना भी खराब है। तो हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा, न कम बोलना अच्छा है न ज्यादा बोलना खराब है। काम की बात बोलना जरूरी है, काम की बात जितने शब्दों में हो जाए उतना बढ़िया है। आप कितनी सैलरी चाहते हैं, यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो अब ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि मान लीजिए कैसा होगा, ये सीन के ऊपर डिपेंड करता है कि सीन क्या है। यदि सीन ये है कि मुझे नौकरी की जरूरत है, मेरे लिए करो या मरो की सिचुएशन है, मेरे को तो नौकरी किसी कीमत पर चाहिए, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि भाई साहब जो देना हो दे दीजिए, मेरे को तो नौकरी चाहिए, मेरे लिए इस वक्त नौकरी इंपॉर्टेंट है। और फिर हम नौकरी में जब अच्छा करने लगते हैं तब फिर हम नेगोशिएट करते हैं कि अब मेरी बढ़ा दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं छोड़ करके, क्योंकि अब मुझे दूसरे लेने वाले भी बहुत हैं। दूसरी चीज यह है कि हम नेगोशिएट करने की स्थिति में हैं। जब हम नेगोशिएट करने की स्थिति में हैं तब जब हम अपना बायोडाटा बनाते हैं तो बायोडाटा में हम इस चीज को मेंशन करते हैं कि मेरी प्रेजेंट सैलरी ये है और मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी ये है। तो जब वो आपका बायोडाटा पढ़ता है तो उस समय उसको ये एहसास हो जाता है कि आपको क्या चाहिए, तो वो आपसे नेगोशिएट करते हैं। और उसके बाद आपको यह देखना पड़ता है कि कंपनी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए कितनी जरूरी है। यदि आपको यह लगता है कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है तो हम कम सैलरी पे भी ज्वाइन कर लेते हैं। हमको लगता है कि नहीं यार यहां पर तो इस सैलरी से कम में मैं ज्वाइन करूंगा ही नहीं, तो हम नहीं करते। सो अगेन ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है, मैं यहां से कोई एक सिंगल सॉल्यूशन आपको नहीं दे सकता हूं। सर सीडी के बारे में क्या कहें, पता नहीं है तो मतलब सीवी होगा, सीवी, सीडी नहीं सीवी। सीवी के बारे में सीवी मतलब होता है क्यूरिकुलम विटे, यानी आपका बायोडाटा, यानी आपका जीवन वृत्त। बहुत सिंपल है, आपको अपने बारे में पूरा बताना है, दोनों तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, आपका पता, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी क्या है, आपको क्या क्या अनुभव रहा है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपने क्या क्या ट्रेनिंग्स ली हैं, ये सब चीजों के बारे में आपको बताना पड़ता है उस बायोडाटा में। और आप ये घर पे बना सकते हैं, इसके लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी इंटरव्यू हो चाहे कोई सा भी इंटरव्यू हो, इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की है, वो सभी इंटरव्यू पे लागू होते हैं। यदि पेपर इंग्लिश में लिखें तो इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका इंप्रेशन खराब होता है, बिकॉज क्या होता है कि आपको पहले जब मेंस परीक्षा में पूछा जाता है कि आप मीडियम क्या रखेंगे, तभी आपको क्लियरली बता देना चाहिए कि मैं इंटरव्यू में हिंदी मीडियम रखना चाहूंगी या मेंस में इंग्लिश मीडियम रखना चाहूंगी या चाहूंगा, वो आपको पहले से क्लियर कर देना चाहिए। अगर पेपर इंग्लिश में लिखें तो इंटरव्यू हो गया, फिर इसके बाद हम आपको ही क्यों चुने, मैंने एक मिनट, अब मेरे पास टाइम कितना है, बस हो गया ना समय? लास्ट 10 पॉइंट्स एक दो दे दीजिए बस। अब एक दो क्वेश्चंस के बारे में मैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आगे हो सकता है, मैं मतलब बहुत ही ज्यादा है जी। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शिवानी जैन का कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए सामने वाले की बात को समझ ही नहीं पाते, अपने अंदर ही बहुत कुछ चलता रहता है, उसे हम कैसे सामने वाले की बात को समझे और अंदर की बातों पर ध्यान न दें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने बहुत गहरा प्रश्न किया है। तो मैं इसमें बड़ा क्लियरली कहना चाहूंगा कि जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार मच्छर की तरह भिनभिनाने लगते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे सिर के ऊपर एक साथ हजारों मच्छर आ गए।
हमको ये भी आने लगता है कि मेरा हुआ होगा कि नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, ये पूछ लिया तो क्या होगा, वो पूछ लिया तो क्या होगा, दुनिया भर की चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हमको अपने दिमाग को खाली करना है इन सब बातों से, और दिमाग को खाली करने का तरीका है गहरी सांसें लेना और केवल ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर पर भरोसा रखना, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। जब हम सामने वाले को सुनते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कि पूरा फोकस 100% फोकस हमारा उस आदमी के क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। वो क्या बोल रहा है आप उसको ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने के बाद 10 से 20 सेकंड का पॉज लीजिए, तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत करिए। आप देखेंगे कि आपके दिमाग के अंदर विचारों का फ्लो आना शुरू हो जाता है और उस फ्लो से धीरे धीरे उत्तर दीजिए, जल्दबाजी मत करिए उत्तर देने की। यदि आप ये कर लेंगे तो आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई विल स्टॉप हियर। मेरा समय समाप्त हो चुका है और आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि इस समय में मैं शायद चीजों को बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाया, इसीलिए अभी भी इतने सारे प्रश्न हैं। और कभी जीवन में समय मिला और अवसर मिला तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, आप सबने इतना समय दिया और मुझे ध्यानपूर्वक सुना। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू।